30 जून 2025 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि इस दिन तक उनको डिसीजन लेना है कि क्या वो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में रहेंगे या फिर स्विच ओवर करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो नई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है 1 अप्रैल 2025 को उसमें आ जाएंगे। तो काफी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि मुझे एनपीएस में रहना चाहिए या मुझे यूपीएस में रहना चाहिए। देखिए गाइस, पहले चलती थी ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, वहां से आई न्यू पेंशन स्कीम जो कि इंप्लीमेंट की गई थी 2004 में। उसके बाद 2009 में इसको जनता के लिए यानी कि आम प्राइवेट पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया था। पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थी और अब लॉन्च की गई है यूपीएस 1 अप्रैल 2025। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल है। पर मजेदार बात यह है कि करीबन 27 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और अभी तक करीबन 10,000 लोगों ने ही ऑप्ट इन किया है यूपीएस को। तो काफी पुश हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं कि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आइए। तो मुझे भी बहुत रिक्वेस्ट आई लोगों से कि सर इस पे वीडियो बनाइए, एनपीएस वर्सेस यूपीएस पे। काफी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से मैं पर्सनली मिला, उन्होंने भी पूछा कि भाई आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस पे। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना देते हैं, काम भी आ जाएगी और लोगों को समझ भी आ जाएगा कि करना क्या है। तो इस वीडियो को ना मैंने 3 सेक्शन में बांटा है। पहला सेक्शन है कि एनपीएस और यूपीएस के बीच में फर्क क्या है, दोनों में के डिफरेंसेस क्या है। सेकंड सेक्शन ये होगा कि हम एक्चुअल कैलकुलेशंस करेंगे, मैंने कैलकुलेटर बनाया है और इस कैलकुलेटर को मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे भी दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया है कि एक ही व्यक्ति का एनपीएस में और यूपीएस में किस तरीके का पे आउट मिलेगा। और तीसरा, देखिए दोनों स्कीम्स जो है वो अच्छी हैं, पर आपका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं उस पर डिपेंड करता है। तो लास्ट में एनपीएस किन के लिए सूटेबल है, यूपीएस किसके लिए सूटेबल है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। देखिए फाइनेंस में कोई सही और गलत जवाब नहीं होता, फाइनेंस में वो जवाब होता है जो आपको समझ आए, जो आपके लिए सूटेबल हो। तो इसी के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप में से अभी तक करीबन 23.6% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। गाइस मेहनत बहुत लगती है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूं, आप सराहते भी हैं, पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसको टारगेट मुझे करना है कि मैं 50-50 तक ले आऊं, क्योंकि मेरा इससे मोटिवेशन बढ़ता है। और गाइस मैं पॉडकास्ट भी चालू कर चुका हूं, डॉक्टर रितेश मलिक का पॉडकास्ट ले चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो अच्छे से अच्छे गेस्ट ला सकूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कंट्रीब्यूट करें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, घंटी भी दबाएं ताकि अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। लेके आया हूं एक डिटेल डिकोडिंग वीडियो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 30 तारीख से पहले जो डिसीजन लेना है कि उसको एनपीएस में रहना चाहिए कि यूपीएस में रहना चाहिए, वो डिसाइड हो जाए। वीडियो के एंड तक जरूर रहना है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आपके नेचर के हिसाब से आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। आगे जाने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज के हमारे वीडियो पार्टनर्स को, उडू। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे छोटी दुकान से लेकर बड़ा कॉर्पोरेट, राइट एंड टाइमली हायरिंग आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। क्विक रिप्लेसमेंट, राइट रिसोर्सिंग एंड आपकी टीम का टाइम बच जाए तो आपकी कंपनी की एफिशिएंसी और ग्रोथ मल्टीफोल्ड हो सकती है। ओडू हायरिंग का गूगल मैप्स है, हर मोड़ पे गाइड करता है। गांव का व्यापारी हो या शहर का सीईओ, ओडू सबको एक लेवल पे लेके आ जाता है। फिर आता है कैंडिडेट ट्रैकिंग का जादू। जो बंदा अप्लाई करता है उसका नाम, उसकी स्टेज और उसका करंट स्टेटस आप सब रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। अब है ना, आपको नोटबुक के पेज नहीं उलटने पड़ेंगे, ओडू का डैशबोर्ड खुद बोलता है ये बंदा शॉर्टलिस्ट है, ये पेंडिंग है और ये तो ऑलरेडी किसी और के हाथ लग गया है। इंटरव्यू शेड्यूलिंग भी एकदम सीमलेस हो जाती है। कैंडिडेट खुद अपना इंटरव्यू का स्लॉट चूज कर सकता है। जैसे ही वो स्लॉट चूज करता है तो इंटरव्यू पैनल को ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स भी चले जाते हैं। ना डबल बुकिंग का टेंशन, ना किसी का इंटरव्यू मिस होने का डर। और तो और यहाँ ऑफर लेटर भेजना, ज्वाइनिंग प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ ऑटोमेटेड तरीके से हो जाता है। सबसे पावरफुल फीचर है एम्प्लॉय पाइपलाइन का लाइव डैशबोर्ड। आप रियल टाइम में देख सकते हो किस पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स इस टाइम पे लाइव हैं, कौन पास हो गया है, कौन भाग गया है और कौन कौन बैकअप में है। बंदा रेडी हो या ना हो, आपका सिस्टम हमेशा रेडी रहेगा। ओडू आपको डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग भी देता है। एनालिटिक्स से यह पता चलता है कि आपकी हायरिंग में सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, क्या वो naukri.com है, लिंक्डइन है या व्हाट्सएप है, कौन सा टूल ज्यादा इफेक्टिव है, कौन से स्टेज पे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, सब कुछ आपको एक ही तरफ दिख जाता है। दोस्तों ये समझ लो, अगर हायरिंग पाइपलाइन सिस्टम बेस्ड हो गई तो आपके बिजनेस में रॉकेट लग जाएगा, और अगर जुगाड़ बेस्ड रह गई तो हमेशा आप स्ट्रगल करते रहेंगे। हायरिंग सिर्फ काम भरने का काम नहीं है, ये बिजनेस का फ्यूल है और उडू उस फ्यूल को मैनेज करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि हायरिंग के चक्कर में आपका बिजनेस ना रुके तो उडू किट ऐप को जरूर ट्राई करो। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके पहला यूजर आपके लिए कंप्लीटली फ्री होगा। और अगर आप इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो सिर्फ आती है 580 रुपीज पर मंथ पर यूजर पे, 20 रुपीज पर डे से भी कम। तो लिंक को चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं वापस वीडियो पे। तो गाइस आइए समझते हैं एनपीएस और यूपीएस में फर्क क्या है। सबसे पहले एनपीएस को समझते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में आप अपनी तरफ से एज एन एम्प्लॉय 10% तक का अपनी बेसिक और डीए का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको पता है कि उनको मिलता है एक बेसिक और एक बियरनेस अलाउंस।
डियरनेस अलाउंस को महंगाई भत्ता भी कहते हैं, जो साल दर साल महंगाई के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। एज ऑफ नाउ वी स्पीक करीबन 55% का डीए चल रहा है। यानी अगर किसी व्यक्ति की बेसिक 20,000 रुपीज है तो 55% यानी कि 11,000 रुपीज उसको डीए मिलता है, तो बेसिक प्लस डीए उसका 33,000 का हो जाएगा। तो नेशनल पेंशन स्कीम या कोई भी पर्टिकुलर पेंशन स्कीम जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और एक होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम को देखें तो वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा है उसको अपनी कंट्रीब्यूशन का पता है, उसकी कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, पर उसका आउटकम या बेनिफिट डिफाइंड नहीं है। तो नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में आती है। यानी कि आप जब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में या एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो पैसा है वो मार्केट्स में लगता है, चाहे वो बॉन्ड्स के फॉर्म में लगता हो या इक्विटी के फॉर्म में लगता हो, और आगे जाके क्या रिटर्न्स बनेंगे ये किसी को पता नहीं होता। हो सकता है 10% बन जाए, हो सकता है 9 बने, हो सकता है मार्केट अच्छी हो तो 12-15% भी रिटर्न्स बन जाए। पर वही जो यूपीएस है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लस डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। तो वापस एनपीएस पे आते हैं। एनपीएस में बेसिक प्लस डीए का 10% आप इन्वेस्ट करते हैं और आपके लिए मैच करती है गवर्नमेंट 14%। यानी आपकी बेसिक प्लस डीए का 10 प्लस 14 करीबन 24% जो है वो एनपीएस में इन्वेस्ट होता है। पर यूपीएस में ये नंबर हो जाता है 10% और गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है 18.5%। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट वहां एनपीएस में 24% हो रही थी, इस केस में 28.5% हो जाती है। अब यूपीएस को समझिए तो यूपीएस एक मिक्स ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। आपको ये पता होता है कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, पर एंड ऑफ द डे आपको ये भी पता होता है कि आपका बेनिफिट कितना है। तो अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो धीरे धीरे कॉर्पस बन जाता है। जब आप रिटायर होते हैं 60 की एज में तो उस कॉर्पस में से अप टू 60%, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि यही सारा मैथ छुपा है, उस कॉर्पस में से अप टू 60% जो पैसा है वो आप निकाल सकते हैं लंप सम, और उस पे भी आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बचे हुए 40% से आपको बनानी पड़ेगी एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है कि उस पैसे में से हर महीने आपको पैसा मिलेगा एक पेंशन की तरह। अब ये अमाउंट्स कितने होने वाले हैं हमें नहीं पता, क्योंकि आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है, रिस्क आपका होता है। पर यही यूपीएस में जो आउटकम होता है वो डिफाइंड होता है। तो ये पैसा ग्रो हो रहा होता है और सरकार आपको ये कहती है कि जिस दिन आप रिटायर करेंगे उस दिन जो भी आपका बेसिक प्लस डीए चल रहा होगा उसका 50% अमाउंट आपको मिलेगा। अभी आप ये सारी बातें एसिमुलेट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक कैलकुलेटर की तरफ लेके चलूंगा जहां पे ये सारी बातें और सारी कंडीशंस को मैंने कैलकुलेटर में उतार दिया है, और ये कैलकुलेटर एंड ऑफ द डे मैं आपको दे भी दूंगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप चेक कर सकते हो और कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हो। तो आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एनपीएस और यूपीएस में मेजर फर्क क्या है। बाकी प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स और नॉन बेनिफिट्स पे भी चर्चा करेंगे जब हम एक्सेल शीट पे चलेंगे। तो आइए सीधे के सीधे हम एक्सेल शीट पे चलते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है 30 तारीख तक कि क्या आप एनपीएस में रहेंगे या यूपीएस में जाएंगे। तो गाइस आइए कंपेयर करते हैं एनपीएस यूपीएस को। तो लेट्स से किसी का बर्थ ईयर है 1990 और वो ज्वाइन करता है गवर्नमेंट सर्विस 2015 में। 60 इयर्स तक वो रिटायर होगा, तो यानी वो 2050 में रिटायर हो जाएगा। 35 इयर्स उसकी इयर्स ऑफ सर्विस है। सिर्फ येलो चीजों को आप चेंज कीजिएगा, बाकी चीजों को मत कीजिएगा, बाकी सब फॉर्मूला ड्रिवन। यहाँ बेसिक सैलरी हमने लिख दी, किसी की 20,000 रुपीज है तो डियरनेस अलाउंस जो है वो 55% है, तो 11,000। तो टोटल बेसिक प्लस डीए जो है वो 31,000 रुपीज का हो गया। हम मानते हैं कि डीए और बेसिक का एनुअल इंक्रीमेंट करीबन औसतन 6% रहेगा सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें न्यू स्कीम्स भी आ जाती हैं। हर 10 साल में जो है वो एक बड़ा रिवीजन, पे रिवीजन भी होता है, तो ये सबको फैक्टर करते हैं, मैंने 6% पकड़ा। तो यानी इस व्यक्ति की जब रिटायरमेंट होगा तो इसकी बेसिक प्लस डीए की जो इनकम होगी, जो तनख्वाह होगी, वो होगी 2,38,000 रुपीज। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आप समझते हैं एनपीएस में क्या होगा। तो एनपीएस में जो इन 35 ईयर्स में जो ये 10% कंट्रीब्यूट करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्ड वर्किंग यहाँ पे की हुई है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन आएगा पर्सनली वो आएगा 44,31,296 रुपीज। तो उनका टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 44,31,296। वेयरएज गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा वो 62 लाख आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट 14% करती है, तो वो खुद 10% करेंगे और गवर्नमेंट 14% करेगी। अगर हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति ने 10% के रिटर्न्स कमाए तो वो एनपीएस में डालेगा। एनपीएस में आपको भी पता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे पैसा डाला जा सकता है, बहुत सारे फंड मैनेजर्स भी हैं, आप उनके स्कीम्स में भी डाल सकते हैं। 75% तक आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी डाल सकते हैं। तो अगर आप उसका टोटल 10% देखेंगे तो ये माना जा रहा है कि आपका जो एनपीएस अमाउंट रिटायरमेंट पे होगा वो होगा करीबन 5,14,63,000 रुपीज। ठीक है, तो अब हम ये मानते हैं, हम इसको 60% कर देते हैं। अब हम ये मानते हैं कि अप टू 60% हम लमसम विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यानी अगर 5,14,00,000 का आपका कॉर्पस हुआ जब आप रिटायर हुए, तो अगर 60% उसमें से निकाला तो 3,08,00,000 रुपीज आप विड्रॉ कर पाएंगे।
जो एन्युटी अमाउंट बचा, जो 40% बचा, वो होगा 2 करोड़ 5 लाख रुपीस। अब देखिए, जब आप एफडी निकालेंगे तो या तो आप बहुत समझदारी से उसको रीइन्वेस्ट करेंगे, पर अगर आप बिल्कुल समझदारी से रीइन्वेस्ट नहीं करते तो एक प्योर प्ले एफडी में तो डाल ही सकते हैं। तो एफडी का ब्याज मैंने 6% पकड़ा है कि इस 3 करोड़ 8 लाख पे आप 6% साल का कमा पाओगे। और वहां जो एन्युटी अमाउंट है उस पे मैंने 7% मान लिया है, क्योंकि उसमें कुछ पोर्शन इक्विटी में भी इन्वेस्टेड होता है। तो आइए अब देखते हैं आपकी मंथली पेंशन पे आउट कितनी होगी बेस्ड ऑन एनपीएस। तो जो एफडी का इंटरेस्ट होगा वो एफडी का ही इंटरेस्ट 1,54,000 रुपीज पर मंथ होगा। एफडी का ही इंटरेस्ट 1,54,000 होगा, और जो एन्युटी का इंटरेस्ट होगा वो होगा 1,20,082 रुपीज। ठीक है, तो यानी टोटल आपको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 2,74,474 रुपीज। ठीक है, तो अभी यहां तक समझते हैं, प्रोज एंड कॉन्स पे मैं बाद में आता हूं। ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशन समझ आ गई, तो कमेंट सेक्शन में बता देना अंडरस्टूड एनपीएस, मैं समझ जाऊंगा आप एनपीएस समझिए। अब यूपीएस में क्या है? यूपीएस में हमने बताया कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% है, तो वही 44,31,296, पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा, तो वो हो जाता है करीबन 82 लाख रुपीस। पर जो यूपीएस है उसमें आपको जो लमसम मिलता है ना, वो बड़ा अजीबोगरीब सा कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन ऐसा है कि अगर आपने 10 साल से ज्यादा की सर्विस की है, तो पहली बात तो यह है कि अगर आपने 10 साल से कम की सर्विस की है तो आपको यूपीएस के अंडर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और ये वन ऑफ द कॉन्स भी है कि 10 साल की सर्विस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अगर आपने 10 साल से ऊपर की सर्विस की है तो जो आपका रिटायरमेंट पे आपका बेसिक प्लस डी है उसका 10वां हिस्सा, तो इसमें अगर हम देखें तो इसका 10वां हिस्सा कितना है? 23,826। तो यहां पे मैं आपके सामने एक बार फॉर्मूला भी रन कर देता हूं। तो 23,000 इसको हम क्या करेंगे? बेसिक और डीए का 10th हिस्सा, तो ये हो गया 23,826। और जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशन को डबल कर देंगे, क्योंकि हर 6 महीने को वो एक ड्यूरेशन मानते हैं। आपने कितने 35 इयर्स किए, तो 35 इयर्स का 2 टाइम्स कितना होता है? 70। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपको आंसर आएगा वो आएगा 16,67,881 रुपीज, जो यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो बड़ा सिंपल है, 10 साल के ऊपर जो भी आपका बेसिक और डीए होगा उसका जो भी अमाउंट आएगा उसका 1/10 हिस्सा मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो आपको ये 16,67,000 मिलेंगे। तो पहला फर्क ये देख लो कि एनपीएस के केस में आपको मिल रहा है 3 करोड़ 8 लाख रुपीस, और यहां पे आपको मिल रहा है 16,67,000 रुपीस। अब ये भी लमसम है, तो इसको भी आप एफडी में डाल दोगे 6%। तो आपने क्या किया, यहां पे एफडी पे 6% पे डाल दिया, तो आपको महीने का 8,339 का इंटरेस्ट मिल गया। अब यूपीएस क्या कहता है? जो भी रिटायरमेंट के टाइम का बेसिक प्लस डीए था उसका आधा आपको जिंदगी भर मिलेगा। ठीक है, तो वो अमाउंट कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1,19,134 रुपीस। यानी इस केस में आपकी टोटल जो पेंशन आएगी वो आएगी 1,27,474 रुपीस। तो एक तरफ यहां पे आपकी पेंशन आ रही है 2,74,000 रुपीस, और एक तरफ यहां पे आपकी पेंशन आ रही है 1,27,000 रुपीस। अब हम खेलना चालू करेंगे, यानी कि कुछ अजम्पशंस में चेंजेस करेंगे। ठीक है, कुछ अजम्पशंस में चेंजेस करेंगे, तो आइए वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं, हमने यहां पे काफी अच्छी सैलरी से स्टार्ट किया है। समझते हैं कि वो सैलरी अगर स्टार्ट हुई है सिर्फ 12,000 के बेसिक से, तो क्या होगा? तो इन दैट केस अगर हम देखें तो भी हम देखते हैं कि जो एनपीएस के अंदर है 1,64,000 का अमाउंट हो रहा है, और यूपीएस के अंदर 76,000 का अमाउंट। कोई बहुत सीनियर लेवल पे ज्वाइन करता है और वो समझिए 40,000 के बेसिक पे ज्वाइन करता है, एक असम्पशन ले लेते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा? आप देखेंगे कि एनपीएस में फिर भी ज्यादा है और यूपीएस में कम। अच्छा गाइस, तीसरा सिमुलेशन ये है कि अगर 10% रिटर्न्स की जगह हम सिर्फ 8% रिटर्न्स बना पाए, इन दैट केस ऑल्सो यहां पे आप देखेंगे कि अच्छा खासा हमारे को पेंशन बन गया। अब वापस उसी व्यक्ति के लिए आते हैं जिसने 12,000 रुपए की बेसिक से स्टार्ट किया था। तो इन दैट केस ऑल्सो अभी भी अगर कम रिटर्न्स भी हम अज्यूम करें, फिर भी हमारा एनपीएस जो है वो हमें बेटर रिटर्न्स दे रहा है। तो गाइस, अभी तक तो यही दिख रहा है कि एनपीएस जो है वो यूपीएस से बेटर चल रहा है। पर आइए समझते हैं दोनों के बीच का फर्क क्या है। सबसे पहली चीज जो एनपीएस के बेटर पॉइंट्स है, सबसे पहली चीज ये है कि एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक्ड है। ठीक है, एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक्ड है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी मार्केट्स के हिसाब से रिटर्न्स बनेंगे वो आपको बनेंगे, और आपको भी पता है कि लंबी अवधि में, क्योंकि आप 35 इयर्स के लिए अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आपको अच्छा रिटर्न्स बनने की संभावना होती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर बाय चांस 15-20 साल बाद आपको मन करता है, या 10 साल के अंदर अंदर ही आपको मन करता है कि नहीं यार मैं ना प्राइवेट जॉब में स्विच कर जाता हूं, तो आप एनपीएस को एज इट इज उठा के प्राइवेट जॉब पे लेके जा सकते हो। आपका कॉर्पस खत्म नहीं होगा, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो सेकंड चीज तो आपके लिए ये होगी। थर्ड चीज, इवन न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस के लिए टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। तो ये एक एनपीएस ही है जिसकी टैक्स बेनिफिट आपको अवेलेबल है। ठीक है, अगर वो आप बेसिक का 10% और 14% करते हैं तो वो टैक्स अवेलेबल, टैक्स का बेनिफिट आपको अवेलेबल। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। फोर्थ, तो एनपीएस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे फंड स्कीम्स होती हैं।
तो उसमें से सिर्फ 25% ही आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल के रखना है, अप टू 75% आप इक्विटी में डाल सकते हैं। अगर आप रिस्क अवर्स है तो 75 की जगह 60 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, पर अप टू 75% आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा फायदा है इसमें वो है कि आपको लमसम पैसा जो है वो 60% एक साथ मिल जाता है जैसे ही आप रिटायर हो। ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इस पैसे को अगर आप एफडी भी कर देते हो तो एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ जाता है। और अगला जो एक बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि जो एन्युटी अमाउंट, जैसे इस केस में वो एन्युटी अमाउंट अभी जो दिखेंगे वो 81 लाख रुपीस दिख रहा है। तो ये एन्युटी अमाउंट आपके रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको एन्युटी देगा। और अगर आप एक स्कीम चेक करते हैं जिसमें रिटर्न ऑन हो जाएगा, तो आपके बच्चों को आपके जाने के बाद ये पूरा 81 लाख रुपीस रिटर्न भी हो जाएगा। तो यानी आपके जाने के बाद आपके बच्चों के पास वो एफडी का पड़ा हुआ अमाउंट भी रहेगा और ये पैसा भी वापस उनको मिल जाए। तो ये पावर है एनपीएस की, कि एनपीएस का जो पैसा है ना वो आपका है, वो कहीं जा रहा नहीं है, वो आपका है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन डिफाइंड था, मार्केट के बारे में पता नहीं था, बेनिफिट डिफाइंड नहीं है, पर बेनिफिट बहुत बड़ा है और बेनिफिट आपका खुद का है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एनपीएस के, पर क्या नुकसान है एनपीएस के वो समझते हैं। पहली चीज ये कि जो भी पेंशन आपको मिल रही है, समझे आप 60 की उम्र से लेकर 80-85 तक जी जाते हैं, तो इसमें कोई इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं है, यही आपको 1,08,000 रुपए मिलता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम पहला नंबर है। दूसरा, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करता है। अगर सडनली एफडी के रेट्स 6% से 4%, 3% गिर गए, या फिर जो एन्युटी की रिटर्न्स है वो भी गिर गई, 3% रह गई, तो आपके पेंशन कम भी हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है मार्केट के हिसाब से। तीसरा, मार्केट का ही रिस्क है, अगर इतने सालों में मार्केट्स ने ठीक से रिटर्न नहीं दिए, जैसे जापान का केस हुआ था, तो वो भी एक रिटर्न्स का रिस्क है कि भाई आपको पता चला रिटर्न्स ही नहीं बने। दो, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, पर ये भी एक जो है इशू हो सकता है। और चौथा, आपके जाने के बाद किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, वो पैसे रिटर्न हो जाएंगे, पर पेंशन किसी को नहीं मिलेगी। आप गए, पेंशन खत्म, पेंशन सिर्फ उस दिन तक की। तो ये एनपीएस के जो है प्रोज एंड कॉन्स है। तो आइए समझते हैं यूपीएस के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। यूपीएस में सबसे बड़ा प्रो है गारंटीड पेंशन है। तो ये जो अमाउंट है ना 71,000 रुपए, ये गारंटीड है, आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसमें कोई मार्केट लिंक्ड कुछ भी नहीं। सेकेंड चीज ये है कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। जैसे जैसे डीए बढ़ता है, जो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता है, उसके हिसाब से आपका पेंशन भी बढ़ेगा। तो यानी आपका पेंशन सेम नहीं रहेगा, आपका पेंशन हर साल बढ़ता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यूपीएस में। थर्ड है, आपके जाने के बाद आपकी स्पाउस को भी आपकी पेंशन का 60% मिलेगा। तो मतलब यहां जो 71,000 है उसका 60% यानी करीबन 42,000 जो है वो मिलता रहेगा आपकी वाइफ को। अगर आप चले गए उसके बाद भी जब तक वो जिएंगी तब तक उनको भी मिले। तो यानी आपकी वाइफ का भी ख्याल रखा जा रहा है। चौथा, चाहे आपकी पेंशन कितनी भी कमा रही हो, तो एक उदाहरण लेते हैं कि आपने सिर्फ 11 साल सर्विस करी और आपने 6,000 की बेसिक सैलरी पे स्टार्ट किया, 9,300 आपका बेसिक प्लस डीए है, तो जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपका अमाउंट बनेगा 17,654। तो 17,654 का हाफ होता है 8,500 के आसपास। बट इन दैट केस ऑल्सो आपको मिनिमम 10,000 रुपए जरूर मिलेंगे। तो यानी यूपीएस में आपकी पेंशन कितनी भी बन रही हो, आपको 10,000 रुपए तो पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एक मिनिमम गारंटी भी है, डिफाइंड बेनिफिट भी है और मिनिमम गारंटी भी है। अब आते हैं यूपीएस के नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान है टैक्स बेनिफिट्स जो है वो क्लियर नहीं है। तो एनपीएस में तो टैक्स बेनिफिट्स हमें बिल्कुल क्लियर है, पर यूपीएस में भी टैक्स बेनिफिट्स क्लियर नहीं है। सेकंड इशू ये है कि समझिए 8-10 साल के अंदर अंदर आपने तय कर लिया मैं प्राइवेट सेक्टर जॉब करने वाला हूं, चला जाऊंगा, कोई अच्छा ऑफर मिल गया, तो ये पेंशन गई, खत्म, ये पैसा जितना लगा था वो जीरो हो गया। तो गवर्नमेंट ने जो पैसा आपके बिहाफ पे डाला था, आपने जो पैसा डाला था, वो सब मिट्टी हो जाए। तीसरा, इसमें जो मैक्सिमम इक्विटी का एक्सपोजर है, जैसे एनपीएस में 75% है, इसके केस में सिर्फ 50% है। तो ये एक बहुत बड़ा कौन है हमारे यूपीएस के इन्वेस्टमेंट में। अगला प्रॉब्लम है लमसम बड़ा कम मिल रहा है, बहुत कम लमसम है, हमारे को पैसे ही नहीं बन रहे इसमें। ठीक है, तो ये गाइस फर्क है यूपीएस और एनपीएस के बीच में। अगर आप यहां देखें, एनपीएस में यहां 3,440 रुपए बन रहे हैं। अब जो हमने लेटेस्ट एक सिचुएशन पकड़ी उसके हिसाब से सिर्फ 3,440 बन रहे हैं, बट यहां वही जो है वो डिफाइंड बेनिफिट के होने के कारण यहाँ पे एटलीस्ट आपको 10,000 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं, बाकी जो आप इंटरेस्ट में कमा सके वो आपका बेनिफिट। तो एनपीएस और यूपीएस के बीच में मैं एक्जैक्टली फर्क बता चुका हूं आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। अब आते हैं तीसरे सेक्शन में कि एनपीएस किसको लेना चाहिए और यूपीएस किसको लेना चाहिए, पर उसको जानने से पहले लाइक जरूर दबाना, सब्सक्राइब कर लो। बताया ना अभी सिर्फ 23% लोगों ने किया है, आपको करना जरूरी है। तो गाइस सबसे पहले एनपीएस उनको लेना चाहिए जिनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज हो या वो नॉलेज गैदर करना चाहते हो, ताकि वो मार्केट्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छा लमसम अपने लिए क्रिएट करें। तो सबसे पहले अगर आप मार्केट्स में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा बहुत मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको एनपीएस लेना चाहिए। एनपीएस आपके लिए बेहतर है। सेकंड, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको जो लमसम मिलेगा आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एक तो करीबन 30-35 साल का इन्वेस्टमेंट का जर्नी भी आपका रहेगा, वो भी आपको मैनेज करना है, और जब आपको पैसे मिल जाएंगे, लमसम में मिल जाएंगे, तो उसको भी आपको अच्छे से मैनेज करना है। तीसरा, अगर आपका थोड़ा भी मूड है ना कि आपको प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करना है कुछ सालों बाद, तो फिर एनपीएस आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आपके पास रिटेन हो जाएगा।
चौथा, आपको लगता है कि 10 साल के अंदर अंदर आप नौकरी छोड़ के या तो बिजनेस चालू कर दोगे या हो सकता है अगेन कोई प्राइवेट जॉब कर लोगे या बिजनेस कर लोगे, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको एनपीएस लेना चाहिए। तो अगर ये 4 सिचुएशंस मीट करती हैं आपकी पर्सनली, तो आप लिख लीजिए अपने जो चारों सिचुएशंस, अगर ये 4 सिचुएशंस मीट करती है ना, तो आप एनपीएस पे जाइए। तो अब यूपीएस पे किसको जाना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है यूपीएस खराब है, सिर्फ किसी चीज में कम पैसे मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं वो चीज खराब हो जाती है। अगर उसमें थोड़े कम पैसे मिल रहे हैं तो कुछ नेचर के लोग होंगे जिनको वो फिर भी सूटेबल होगा। सबसे पहले वो ऐसे लोग होंगे जिनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, जो डरते हैं इन्वेस्टमेंट से, जिनको लगता है यार मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा ठीक से, मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आएगा, तो उनके लिए यूपीएस बहुत ही बढ़िया है। सेकंड, उनको ये श्योरिटी है कि मैं 30-35 साल गवर्नमेंट को ही सर्विस करना चाहता हूं, मेरे को कोई प्राइवेट जॉब नहीं करना, मेरे को कोई किसी तरीके का बिजनेस नहीं ओपन करना। उनको बहुत एक्सट्रीम क्लैरिटी है इस बात की कि भाई मैं लंबे समय तक जो है वो सरकार की सेवा करना चाहता हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं, तो इन दैट केस परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूपीएस इज वेरी गुड फॉर यू। और तीसरा, आपको लगता है कि भाई मैं अपनी वाइफ को सिक्योर करना चाहता हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे रिटायर होने के बाद मुझे महीना महीना कितना पैसा आएगा, वो कॉर्पस वॉर्पस छोड़ दो, मेरे बच्चों को मैं सब पढ़ा लूंगा लिखा दूंगा, वो अपने आप मैनेज करेंगे, मुझे तो बस मेरे को इतना बता दो मेरे पैसे कितने बनेंगे और मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ का ख्याल रखोगे कि नहीं रखोगे। तो अगर ये आपके माइंड में एक वो है क्राइटेरिया है, तो यूपीएस आपके लिए सूटेबल है। तो गाइस, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से इतना आराम से स्लोली हल्लू हल्लू धीरे धीरे किसी ने यूपीएस वर्सेस एनपीएस आपको एक्सप्लेन किया होगा। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप पर्सनली जो है इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजिए, खासकर उन दोस्तों को भेजिए जो अभी इस पे डायलेमा में है कि उनको यूपीएस करना है कि एनपीएस में इन्वेस्ट करना है, ताकि उनको क्लैरिटी मिल जाए। और हाँ, यही एनपीएस यूपीएस कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। और जाने से पहले फिर से एक बार कहूंगा, उडू को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बिजनेस की प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली मैनेज करके आपकी लाइफ को स्मूथ कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उडू को साइन अप कर सकते हैं। और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं ये मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।